हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम बात करेंगे नवंबर 2022 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की क्लास में जो भी टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा उनको नोट डाउन करते रहें, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आपको रिविजन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। So, the first topic of today's class is, according to UNESCO, one third of World Heritage glaciers are under threat. यूनेस्को ने हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें यूनेस्को ने ऐसा ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स लिस्ट में जो ग्लेशियर्स ऐड हैं, उनका वन थर्ड जो ग्लेशियर्स हैं वो अंडर थ्रेट है, यानी कि वो खतरे में है। और आने वाले टाइम में, यानी कि 2050 के आसपास तक ये ग्लेशियर्स पूरी तरीके से पिघल जाएंगे। इसके बावजूद जो बढ़ता टेम्परेचर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन रिपोर्ट्स में यूनेस्को ने क्या क्या अपनी रिपोर्ट्स में क्या डिस्कशन किया है, वो हम इन सारे पॉइंट्स में देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज, according to a study conducted by the UNESCO in partnership with the International Union for Conservation of Nature, one third of the glaciers on the UNESCO World Heritage List are under threat, regardless of effort to limit temperature increases। यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, ऐसा मानना है यूनेस्को का। However, the study said it is still possible to save the other two-thirds of the glaciers if the rise in global temperature does not exceed 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial era। यानी कि रिपोर्ट्स में यूनेस्को ये भी कहता है कि टू थर्ड ग्लेशियर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको बचाया जा सकता है अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, अगर कंपेयर किया जाए टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल एरा से। टू थर्ड जो ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, उनको अभी बचाया जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इन एडिशन टू ड्रास्टिकली reduced carbon emission, the UNESCO is also advocating for the creation of a new international fund for glacier monitoring and preservation। यूनेस्को का ऐसा मानना है कि एक इंटरनेशनल फंड को क्रिएट किया जाना चाहिए, ताकि ग्लेशियर्स की जो है मॉनिटरिंग हो सके, यानी उनकी निगरानी की जा सके और उनको प्रिजर्व किया जा सके। Such a fund would support comprehensive research, promote exchange, network between all stakeholders, and implement early warning and disaster risk reduction measures। इस फंड को अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे रिसर्च के लिए, या फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में जो नेटवर्क होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए, और जो अर्ली वार्निंग्स होती हैं ताकि कोई भी डिजास्टर आने वाला हो उससे पहले ही जो है उसका पता लगाया जा सके, उन सब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, half of the humanity depends directly or indirectly on glaciers as their water source for domestic use, agriculture and power। हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी जो होती है वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो डिपेंड करती है ग्लेशियर्स पे, क्योंकि ग्लेशियर्स का जो बर्फ जब पिघलती है तो नदियों में उसका पानी आता है, और वो पानी फिर इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक यूज के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, इरिगेशन वगैरह के लिए, और पावर जनरेशन के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ग्लेशियर्स आर ऑल्सो पिलर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फीडिंग मैनी इकोसिस्टम्स। वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स कितने हैं जो यूनेस्को लिस्ट में ऐड हैं? As many as 50 UNESCO World Heritage Sites are home to glaciers, representing almost 10% of the Earth's total glaciarized area। जो 50 ग्लेशियर्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किए गए हैं, वो ऑलमोस्ट 10% है पूरे अर्थ की, जो ग्लेशियराइज्ड एरिया है उसका 10% है पूरे अर्थ का, अगर देखा जाए तो। द नेक्स्ट पॉइंट इज, दे इंक्लूड द हाईएस्ट नेक्स्ट टू माउंट एवरेस्ट। इसमें जो हाईएस्ट ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट के पास। द लॉन्गेस्ट इन अलास्का एंड द लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर्स इन अफ्रीका। अमंगेस्ट अदर्स,
giving a representative overview of the general situation of glaciers in the world. These glaciers have been retreating at an accelerated rate since 2000 due to कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। 2000 के आसपास से ये ज़्यादा तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं जो ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उस टाइम से ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो है पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर हाई हो रहा है और ग्लेशियर्स पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। विच आर वार्मिंग टेम्परेचर्स, दे आर करेंटली लूजिंग 58 बिलियन टन ऑफ आइस एवरी ईयर। हर साल कितना बर्फ पिघल रहा है? 58 बिलियन टन, इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड एनुअल वाटर यूज ऑफ फ्रांस एंड स्पेन। स्पेन एंड फ्रांस जितना दोनों मिला के वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उतने आसपास की जो आइस है वो पिघल रही है हर साल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 5% ऑफ ऑब्जर्व्ड ग्लोबल सी लेवल राइज। जो सी लेवल बढ़ रहा है वो भी इसी की वजह से बढ़ रहा है सब कुछ। व्हाट इज द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या है? अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज बेसिकली क्लासिफाइड एज ए नेचुरल or man-made area or a structure that is of international importance and a space that requires special protection। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वो होती हैं या तो वो नेचुरली हो या फिर मैन मेड हो या फिर कोई स्ट्रक्चर हो जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है, सो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है इन सारी लिस्ट में ऐड करके। दीज साइट्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को भी जो है वो यूएन का ही पार्ट है। यूनेस्को बिलीव्स दैट दोज साइट्स विच आर क्लासिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी। यूनेस्को का ऐसा मानना है, ये ऐसा विश्वास रखता है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दे होल्ड कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड टॉपिक, फूड एनिमल टैग गिवन टू हिमालयन याक। हिमालयन जो एनिमल है याक, उसको अभी हाल ही में फूड एनिमल का टैग दिया गया है जिसको अप्रूव किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द हिमालयन याक हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज फूड एनिमल आर दोज दैट आर रेज्ड एंड यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन और कंजप्शन बाय ह्यूमंस। फूड एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनको ह्यूमन जो है वो पालते हैं, यानी कि इंसान पालते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए। हिमालयन याक इज अ स्पेसीज ऑफ लॉन्ग हेयर्ड डोमेस्टिकेटेड कैटल। ये एक पालतू पशु होता है जो कि हिमालयन रीजन में ज़्यादा मिलता है, मोस्टली वहीं पे होता है माउंटेन रीजन्स में। They are found throughout the Himalayan region of the Indian subcontinent. This move of FSSAI is expected to help to prevent the decline of the high altitude bovine animal population by incorporating it into the conventional milk and meat industries. The decision comes after the latest census, which was carried out in 2019, showed that India has 58,000 yaks. इस डिसीजन को अब लिया गया है 2019 के सेंसस के बाद, जिसमें यह पता चला था कि इंडिया में 58,000 के आसपास याक्स अवेलेबल हैं। दिस वाज अराउंड 25% ड्रॉप फ्रॉम द लास्ट लाइव स्टॉक सेंसस कैरिड आउट इन 2012। जो 2012 में सेंसस हुआ था उसके मुकाबले में जो 2019 में सेंसस हुआ उसमें गिरावट देखने को मिली जो कि 25% के अराउंड थी। The next point is the FSSAI recognition of the yak as a food producing animal will help farmer benefit economically from rearing the animal and will open up several vistas of economic benefits for both farmers and food processors। इसका benefit farmers को भी मिलने वाला है। It is widely assumed that FSSAI's declaration of the yak as a food animal will pave the way for its commercial rearing and consumption through the use of the yak rearing model developed by the NRC yak। The next topic is India ranked 8th in the list of climate change performance index 2023।
ये जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं किसी भी एजेंसीज के द्वारा, ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी एजेंसी कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहा है। क्योंकि आपने अक्सर यूपीएससी में देखा होगा कि इन एजेंसी से रिलेटेड, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या कोई और एजेंसी हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। सो इनको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं आप उनके अलग नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम पे आसानी रहे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 was published by three environmental non-governmental organization, that is German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network International। इन तीन जो ये एनजीओज हैं, इन तीनों ने इसको लॉन्च किया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट को। इंडिया रैंक 8 आउट ऑफ 63 कंट्रीज इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। In the greenhouse gas emission and energy use categories, the country was rated high. In the climate policy and renewable energy categories, it earned a medium rating. ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एनर्जी की कैटेगरी में इंडिया को हाई रेट मिला है, और जो क्लाइमेट पॉलिसी एंड रेन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी है उसमें मीडियम रेटिंग मिली है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द CCPI evaluates 59 countries and the European Union, which together generates over 90% of the global greenhouse gas emissions. The climate protection performance is assessed in the following 4 categories. कैसे इसको आकलन किया जाता है? इसका 4 कैटेगरीज के बेसिस पे। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 40% वेटेज, रेन्यूएबल एनर्जी 20% वेटेज, एनर्जी यूज 20% वेटेज, क्लाइमेट पॉलिसी 20% वेटेज। The next topic is International Atomic Energy Agency initiates investigation on dirty bomb claims in Ukraine by Russia। रशिया और यूक्रेन के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं पिछले 7-8 महीने से। सो अभी रशिया ने ऐसा क्लेम किया है कि जो यूक्रेन है वो डर्टी बॉम्ब्स का प्रोडक्शन कर रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अ न्यूक्लियर वॉचडॉग of United Nations, initiated investigation on Russia's allegation accusing Ukraine of producing dirty bombs। रशिया ने ऐसा आरोप लगाया है यूक्रेन के ऊपर कि ये डर्टी बॉम्ब्स की प्रोडक्शन कर रहा है। डर्टी बॉम्ब्स इज अ कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव डिवाइस लेस्ड विद टॉक्सिक मटेरियल्स। डर्टी बॉम्ब्स कौन से होते हैं? जो जहरीले पदार्थों से बने हुए होते हैं। अनलाइक अ न्यूक्लियर वेपन, it does not cause atomic explosion, rather it spread radioactive, biological और chemical waste after explosion। ये एक्सप्लोजन के बाद यानी कि फटने के बाद बायोलॉजिकल या फिर केमिकली जो वेस्ट होते हैं वो इसके फैल जाते हैं। दिस वेपन डज नॉट कॉज एन इमीडिएट हेल्थ इम्पैक्ट सिंस पीपल इन द अफेक्टेड रीजन कैन एस्केप फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड लिटिल डोज ऑफ द रेडिएशन। ये एकदम से इमीडिएट इफेक्ट नहीं करता हेल्थ पे, लेकिन ये धीरे धीरे करता है। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो स्लोली पड़ता है। However, economic impact could be severe due to high cost incurred during the evacuation process. Sometimes the whole city or an urban region would be abandoned if it is hit by a dirty bomb। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। The International Atomic Energy Agency is an intergovernmental organization that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to inhibit its use for any military purpose, including nuclear weapons। International Atomic Energy Agency जो है एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है पीसफुल यूज को न्यूक्लियर एनर्जी का, और इसका इस्तेमाल ना किया जाए मिलिट्री पर्पज़ के लिए, ऐसा ये प्रमोट करती है, ऐसा इसका मानना है। It was established in 1957 as an autonomous organization within the United Nations system। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स बोथ द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, उन दोनों को ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट द यूएन ऑफिस एट वियना, ऑस्ट्रिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में, ऑस्ट्रिया। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी was created in response to growing international concern towards nuclear weapon, especially between the foremost nuclear power, the United States and the Soviet Union. The International Atomic Energy Agency serves as an intergovernmental forum for scientific and technical cooperation on the peaceful use of nuclear technology and nuclear power worldwide. In 2005, the International Atomic Energy Agency and its administrative head, Director General Mohammad Al Baradi, were awarded the Nobel Peace Prize. 2005 में इसको पीस प्राइज भी, नोबेल पीस प्राइज भी मिला था फॉर देयर एफर्ट टू प्रिवेंट न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पज। जो कि इन्होंने नोबेल पीस प्राइज इनको क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स लगाए थे जो कि न्यूक्लियर पावर मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं, एंड टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज इज यूज्ड इन द सेफेस्ट पॉसिबल वे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम लॉन्च्ड। अभी हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है इंडिया ने। सो क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सटेंड फाइनेंशियल एड रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि अपना एक्सपेंसेस करेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर ये अपना एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंड करेगी। जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे डेवलपमेंट के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। इट प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज both in the central and state government to access services provided by the transaction advisors and consultant involved in the development of the PPP projects. The total corpus of the India Infrastructure Project Development Fund is 150 crore for 3 years. इसका जो टोटल कॉर्पस है वो 150 करोड़ का है 3 साल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज the new scheme is an addition to the currently operational scheme for the financial support to PPPs in infrastructure, that is VGF scheme, जो कि पहले से ही स्कीम चल रही है। VGF स्कीम, VGF स्कीम क्या है वो हम आगे देखेंगे। विच वाज नोटिफाइड इन दिसंबर 2020। इसको कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2020 में। VGF स्कीम क्या होती है? द स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन 2006। इसको कब लॉन्च किया गया था VGF स्कीम को? 2006 में। टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर PPP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स that are economically justified but not commercially viable because of large capital requirements. The viable gap funding of 40% of the total project cost is provided by the Indian government and the sponsoring authority in the form of capital grant at the construction stage of the project. So ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो SSC के एग्जाम्स होते हैं या किसी भी जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, UPSC हो, SSC हो, BPSC हो, उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हाल ही में SRI फंड इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड इज ₹10,000 करोड़ फंड। इसका टोटल कॉर्पस कितना है? 10,000 करोड़ का। It is a SEBI registered category 2 alternative investment fund
टू प्रोवाइड ग्रोथ कैपिटल टू एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई की जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए इसको क्रिएट किया गया है। इट ऑपरेट्स वाया द मदर फंड एंड डॉटर फंड structure. The mother fund is the SEBI fund that invest up to 20% of the overall corpus. मदर फंड क्या है? जितना भी टोटल फंड होता है उसका 20% जो स्पेंड होता है उसको मदर फंड बोला जाता है। और द डॉटर फंड वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स रेजेस द रेस्ट 80%, और बाकी जो 80% होता है वो डॉटर फंड के अंडर आता है ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। In a year since the launch of the fund, more than rupees 2,300 crore has been deployed by the daughter fund in more than 125 MSME across sector like agriculture, defense, education, pharma, climate, etc. About 50% of the SRI fund has been committed from the total corpus of 10,000 crore in 38 private equity and venture capital firms. So these all are the topics which are very important for the competitive exams. So you have to note down all the topics, all the points. So now we will discuss about questions. जो भी टॉपिक्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उन सब टॉपिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the World Heritage Glacier, consider the following statement and choose the correct option. The first option is, according to a study conducted by UNESCO, 1/3 of the glaciers are under threat. The glaciers have been retreating at an accelerated rate since 2000 due to carbon dioxide emission. Half of the humanity depends directly or indirectly on glaciers as their water source for the domestic use, agriculture and power. Glaciers are also pillars of biodiversity, feeding many ecosystems. So these are the options A, B, C, D, and you have to choose the correct one. The next question is, read the following statement about yak and choose the correct option. The first option is, yak has been approved as a food animal by the Food Safety and Standard Authority of India. They are basically found in eastern region of Indian subcontinent. The census of 2019 showed that India has 58,000 yaks. So these are the options and you have to choose the correct option. The third question is, the climate change performance index is published by which of the following? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसको कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज, it is a non-governmental organization that seeks to inhibit the use of nuclear weapons. Second is, it was established in 1957 as an autonomous organization within the United Nations system. Third is, it is headquartered in Washington. Fourth is, it was created in response to growing international concern towards nuclear weapons. So these are the options A, B, C, D, और आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। Sixth and the last question of this video, with reference to recently launched Self-Reliant India Fund, consider the following statement and choose the correct options. Self-Reliant India Fund is rupees 20,000 crore fund. It is a SEBI registered category 2 alternative investment fund to provide growth capital to MSME sector. It operates via the mother fund and daughter fund structure. So these are the options A, B, C, D, and you have to choose the correct one. So आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। जो भी हमने टॉपिक्स ऊपर वीडियो में डिस्कस किए हैं आप उन टॉपिक्स को ध्यान से देखें, उनको नोट डाउन करें ताकि आने वाले टाइम में आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को ओवर करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।